बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, मुल्क में पार्लिमानी और अदालती इस्लाहात के लिए आज अहम तरीन दिन है। सियासी टेम्परेचर बढ़ गया है। कौमी असम्बली और खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलासों का वक्त भी बार बार तब्दील किया जा रहा है। अदालती इस्लाहात पर संडे सरप्राइज हुकूमती इत्तेहाद को मिलेगा या फिर अपोजिशन को? हुकूमत ने तमाम अरकान को पार्लियामेंट के इजलासों में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की है, जबकि PTI ने इस्लाहाती पैकेज को बदनीयती और उजलत पर मबनी करार दिया और कहा कि हुकूमती गेम ओवर हो गया है। JUI का किरदार फैसला कुन हो गया है। नंबर गेम पूरा करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोशिशें जारी हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी रात को मौलाना फजल रहमान के हाथ जा पहुंचे। तवील मुलाकात के बाद विक्ट्री का निशान बनाते वापस गए। JUI ने मुशावरत का वक्त मांग लिया। उससे पहले हुकूमत और PTI के वफूद भी मौलाना से मिल चुके हैं, लेकिन PTI वफ्द मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वापस लौटा था। कौमी असम्बली और सेनेट में आईनी तरमीम का मुजवज़ा पैकेज आज पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत कायम की जाएगी। आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की जाएगी। इसी मामले पर मजीद बात करेंगे जियो न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ राना जवाद साहब से। राना जवाद साहब, कहेगा कि पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले आईनी पैकेज के मुसवदे में कौन कौन सी इस्लाहात शामिल होंगी? देखिए, काफ़ी मेजर इनका गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसमें कि ये जो इसका पावर बैलेंस है बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, उसको वो एक तरह से उसको बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जो मेजर इनकी चेंजेस हैं, उन मेजर चेंजेस के अंदर इन्होंने एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की सजेशन है कि वो होगी, जो कि आपने देखा कि अभी तक जितना भी पाकिस्तान के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ, हमने पिछली 2-3 दहाइयों से देखा, उसके अंदर 184(3) जो रीजनल जुरिस्डिक्शन है, उसने एक बहुत रोल प्ले किया था कि आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमाम अटकी रहती थी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, जो कि एग्जेक्टिव या पार्लियामेंट की अथॉरिटी को चैलेंज करते थे। तो अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी तो वो सेपरेट फंक्शन करेगी और इस तरह से एक मेजर जो है बफर जोन क्रिएट हो जाएगा बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द पार्लियामेंट। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी जो भी मैटर रिलेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के साथ। इसके अलावा दूसरी एक और चीज़ जो जिसपे काफ़ी डिबेट जारी थी कि आइन में ये फिक्स किया गया था कि सीनियर मोस्ट जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वही चीफ जस्टिस होंगे। तो उस पर एक डिबेट पार्लियामेंट के अंदर ये चलती थी कि इस तरह तो आइंदा 3 साल बाद या 4 साल बाद जो चीफ जस्टिस आने वाले हैं उनका भी पता होता है लोगों को, और उसकी वजह से जो बैलेंस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और जो अमूमी तौर पे है वो जो है उसके अंदर इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट करती है ये जो कंटिन्यूटी और जो गारंटी है। तो इसलिए अब ये भी एक तजवीज़ है कि एक पैनल आए, जो कि पैनल जो है वो उसके अंदर 3 नाम हो या 5 नाम हो, उनमें से कोई जो है वो चीफ जस्टिस का रोल ले। उसके अलावा आपको याद है कि एक जो पहले 18वीं तरमीम हुई थी, उसके अंदर जो बुनियादी बात थी कि जो इंडक्शन थी जजेस की हाई कोर्ट्स की और सुपीरियर कोर्ट्स की, उसको सब्जेक्ट किया गया था कमीशन के लिए, जिसमें पार्लियामेंट्री ओवरसाइट डाली गई थी। लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने इसको बदल दिया और ज़्यादा इख्तियार जो था उन्होंने अपने पास रखा और जुडिशल कमीशन जो जजेस और उनकी बॉडीज पर ज़्यादा मुश्तमिल होता है उसके पास इख्तियार रखा कि वो फैसला जो करेंगे, और पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प के तौर पे काम करेगी। तो ये भी तजवीज़ है कि इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए पार्टीज को, और इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन जो है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की बढ़ा दी जाए, उसमें अपोजिशन भी हो, गवर्नमेंट भी हो, बाई पार्टीजान हो, उसमें जजेस की रिप्रेजेंटेशन भी हो, और एक ही कमीशन कर दिया जाए। सो ये वो मेजर चेंजेस हैं जिसके ऊपर ये जो लॉ मेकिंग है ये होगी, और इस लिहाज से हिस्टोरिक डे है पाकिस्तान के लिए ये, क्योंकि पहली दफ़ा आप जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको पार्लियामेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या जो आपकी जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है राना जवाद साहब, ये भी कहिएगा कि क्या हुकूमत इन तरामीम पर मतलूबा तादाद में वोट ले पाएगी? देखें, ये तो मुझे लगता है कि हुकूमत ने तैयारी तो काफ़ी की है और उनके पास ज़ाहिर मौलाना फजल रहमान भी उनके साथ अभी अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन जो अंदर की खबर थी वो यही थी कि वो अपने 8 मेंबरान के साथ लोअर हाउस ऑफ दी पार्लियामेंट और फिर अपर हाउस में भी जो उनके मेंबर्स हैं वो इस तरमीम के हक में वोट डालेंगे।
उसके लिए ज़ाहिर है उनके दरमियान कोई बातचीत भी हुकूमत और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हुई है, बहुत हाई लेवल पे हुई है। और हमारे ज़राए तो कहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे और आज PMLN के कायद हैं, वो भी खुसूसी तौर पे आए थे और उन्होंने भी मुलाकात की थी। तो लगता तो यही है कि मौलाना फजल रहमान साहब ज्वाइन करेंगे, और वो ज्वाइन करते हैं तो शायद फिर 1 या 2 नंबर का फर्क पड़ेगा। अब इसके अंदर ये भी हो सकता है कि अगर ये टाई होती है 224 तक पहुंचने के लिए, अगर कोई एक्स्ट्रा वोट चाहिए, 223 कर लेती है हुकूमत, तो 224 के लिए शायद स्पीकर अपना वोट भी कास्ट कर सकते हैं। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो वो भी ज़ाहिर है हुकूमत के पलड़े में जाएगा। और दूसरी तरफ ये भी है कि कुछ, चूँकि अभी तक ये वाक़या नहीं था कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपोजिशन है, जो डिवाइडेड है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI में, और सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के बाद उसको PTI बना दिया गया। लेकिन उसके अंदर भी एक कैच ये था कि 39 लोग थे जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी के वक्त अपनी डिक्लेरेशन दी थी PTI के साथ, वो तो ऑटोमेटिकली PTI के डिक्लेयर हो गए। लेकिन 41 ऐसे थे कि जिन्होंने कागजात नामजदगी में, जो कि एक रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल या इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है, वो नहीं किया था। तो उनका एक फेट जो था वो अभी हैंगिंग इन द बैलेंस। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में कहा था कि उनमें से जो लोग अपने आप को डिक्लेयर करेंगे PTI का, आप उनको PTI का मान लें। अब कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछ रहे थे रिपोर्टर्स हमारे कि कितने 41 में से कितने लोगों ने डिक्लेयर किया कि वो PTI के हैं, क्या सब ने किया है या उसमें कोई नंबर अभी बाकी है। तो यही बताया गया कि जो 41 के 41 है उन्होंने नहीं किया, मेजॉरिटी ने डिक्लेयर किया था कि वो PTI के हैं, और उन्होंने बैरिस्टर गौहर के सिग्नेचर वाला लेटर भी दिया जिसको कि ECP डाउट करती है कि उसके दस्तखत मैच नहीं करते। तो उसके अंदर भी एक कैच है कि उसमें भी कई ऐसे अभी तक 10-12 की तादाद में लोग हैं जिनका स्टेटस अभी डिफाइन नहीं है और वो इंडिपेंडेंट ही कंसिडर हो रहे हैं। तो वो अगर चाहें तो वो शायद इस तरफ वोट के लिए आ जाएं। तो सेनेट में तो वैसे भी उनकी तादाद पूरी है। कौमी असम्बली के अंदर 2 या 3 वोटों का मामला है जिसको मेरा ख्याल है कि हुकूमती इत्तेहाद ने मिल के रिजॉल्व कर लिया, और लगता यही है कि ये आईनी तरमीम जो है, तरामीम जो है, ये सेल थ्रू कर देंगे आज। अच्छा रान जवाद साहब, क्या चीफ इलेक्शन कमीशन की एक्सटेंशन भी शामिल होगी इस आईनी पैकेज में? कुछ इत्तलात हैं आपके पास इस हवाले से? नहीं, उसके लिए आपको आईनी पैकेज की जरूरत नहीं है। वो तो मेरा ख्याल है कि वो उसमें शायद एक और सेटअप है जिसके तहत वो होता है, लेकिन ऐसी कोई बात सुनी नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको एक्सटेंड किया जाए। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं आपको बताऊं, आज का दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान की तारीख पे आप नजर डालें तो यहाँ पे हमेशा पार्लियामेंट का और जुडिशरी का झगड़ा जो है वो हमेशा रहा है। और उसके अंदर आपने देखा है कि पार्लियामेंट जो है उसमें बहुत ज्यादा उसको सफर भी करना पड़ा है। वजीर आजम भी को भी हटाया गया, और हुकूमतें भी तब्दील हुई, वज़रा को भी हटाया गया, पार्लियामेंट के जो फैसले थे उनको भी नलीफाई किया गया। तो अगर आज ये तरामीम सेल थ्रू करती हैं और पार्लियामेंट अपनी असेंडेंसी या अपनी इफेक्टिवनेस को रीगेन करती है, तो ये बहुत हिस्टोरिक डे है और इसके बहुत फार रीचिंग रिपरकशन है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, सियासत, इंटरनल स्टेबिलिटी के ऊपर भी। चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के हवाले से क्या मालूमात है? देखिए, उसमें तो जाहिर है अभी तक ये बात जो है ये तय नहीं कर सके कि क्या मौजूदा चीफ जस्टिस जो है उन्हीं को कंटिन्यू करना है, वो एज बढ़ा दें, तमाम जजेस की एज बढ़ा दें, या उसमें इनको, तो अभी उस पर कोई तय नहीं हुआ। इस पे अभी तक ये हुकूमती जो एहलकार हैं या जो ज़राए हैं वो ये बताने से कासिर हैं कि क्या ये फाइनल हो गया या नहीं हो गया। लेकिन अगर तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर शायद काजी फाइज ईसा साहब को वो उनको ओहदा दिया जा सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये एविडेंस भी मौजूद है कि काजी फाइज ईसा जो है, जब ये 50वीं आइन की सालगिरह थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वाहिद रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट और आइन की सुप्रीमेसी के लिए की गई थी उसमें काजी फाइज ईसा साहब आए थे। तो शायद उनका ये क्रेडेंशियल है कि अगर ये आइनी कोर्ट की मंजूरी हो जाती है तो उसके अंदर फिर काजी फाइज ईसा साहब को शायद लगा दिया जाए। इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि क्या उनको जो तरमीम करके उनकी जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ा के उनको एक्सटेंशन दी जा रही है कि नहीं, अभी तक फैसला जो है इट इज स्टिल इन लिम्बो। ठीक है, डायरेक्टर जियो न्यूज़ राना जवाद साहब, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।
हुकूमती वफ़द मुजवज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा लेकर कुछ देर में मौलाना फजलुर रहमान के पास जाएगा। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा है कि तरमीम का मुसवदा उन्हें नहीं दिया गया। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मौलाना ने रजामंदी जाहिर की है, लेकिन वो तरमीम का मुसवदा देखना चाहते हैं। हुकूमती वफ़द मुजवज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा लेकर कुछ देर में मौलाना फजलुर रहमान के पास जाएगा। नौरीन सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। नौरीन, हुकूमती वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कब तक मुतवक्किल है? जी, जो मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्पीकर चैम्बर के बाहर, जो हुकूमती वक्त है यहाँ, जिसमें नवीद कमर, इजहारदार, राना तनवीर, खुर्शीद शाह, फारूक सत्तार और दीगर पार्लियामेंटेरियन, हुकूमती पार्लियामेंटेरियन मौजूद थे। दो मुख्तलिफ जराए से जो अंदर से जो बाहर निकल के आए, दो मुख्तलिफ जराए, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मौलाना राजी हैं, लेकिन बस ये मुसवदा हमें तैयार करके उन तक पहुँचाना था और अब ये मुसवदा तैयार हो चुका है और कुछ देर में ये हुकूमती वक्त मौलाना के पास ये मुसवदा लेकर पहुंचेगा। जी ठीक है, कुछ देर बाद मौलाना के पास ये मुसवदा लेकर हुकूमती वफ़द पहुंचेगा। नौरीन सलीम अपडेट करेंगी, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पहले ड्राफ्ट देखें और पढ़ें तो सही। अहम तरीन कानून साजी अपने बजाय कौम और मुल्क के लिए करना है। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मौलाना को हमने कोई ऑफर नहीं की, लेकिन ऑफर्स आना सियासत का हिस्सा है। मौलाना ने असूली मौक़िफ़ लिया है और वो उस पर कायम है। जजेस की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को टच ना करें। हम समझते हैं कि अदलिया पर कदगन लगेंगी, अदलिया कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसकी ड्यू डिलिब्रेशन में ये हिस्ट्री हमें जज करेगी। हम इसको देखें तो सही, इसको पहले एक ड्राफ्ट पढ़े तो सही। मौलाना साहब ने हमारे साथ ऑफर की कोई नहीं की है और ये सियासत में होता रहता है। समटाइम आपको ऑफर भी आ जाती है, आप कोई ओहदा लेते भी रहते हैं, ये सियासत का हिस्सा है। लेकिन ये डिसीजन मौलाना साहब ने आप करना है और मौलाना साहब, मैं समझता हूँ कि उसने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, वो अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे बड़े कायम है कि अदलिया रिलेटेड पैकेज जो है वो एक अनयूजुअल किस्म का नहीं होना चाहिए। जजेस की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, उम्रें नहीं बढ़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को आप टच न करें। सुप्रीम कोर्ट वाहिद आर्गन ऐसा रह गया है जो कौम को जोड़ के रखेगी और जो कौम की फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करेगी, जो इस जमहूरियत की प्रोटेक्शन के लिए होगी। तो मैं समझता हूँ अदलिया से रिलेटेड, फॉर इंस्टेंस जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को रोटेशन में करेंगे, उनको ट्रांसफ़र करेंगे, हम समझते हैं कि इससे अदलिया पे बड़ा कदगन लग जाएगा, जिससे अदलिया कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। अगर आप जज को उसके कंसेंट के बगैर किसी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो ये बिल्कुल नामुनासिब है, ये गैर आईनी है और ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स ने कैपेसिटी चार्जेस और बिजली के नरखों में कमी से इनकार कर दिया है। पेपको ज़राए के मुताबिक IPPs ने हुकूमत के 52% पावर हाउसेस की बिजली के निर्ख कम करने और बिजली के बिलों पर 38% नाजायज़ टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया है। IPPs मालिकान का कहना है कि हुकूमत पहले टैक्स ख़त्म और अपने पावर प्लांट्स की बिजली के निर्ख कम करे, फिर मुज़ाकरात की तरफ आएंगे। ज़राए ने मज़ीद बताया कि IPPs मालिकान ने ज़बरदस्ती करने पर आलमी सालिसी अदालत से रुजू करने का भी इशारा दिया है। वफाकी हुकूमत ने सरकारी बिजली कंपनीज की निचकारी पर एहतजाज से बचने का प्लान तैयार कर लिया है। वजारत दाखिला ने बिजली की सरकारी पैदावार, तरसीली और तकसीमी कंपनियों पर 6 महीने के लिए लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाजमी सर्विस एक्ट के तहत इन इदारों में एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी होगी। लाजमी सर्विस एक्ट से मुतालिक वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के बाद पावर डिवीजन ने रिस्कोस, NTDC और जनकोस को हिदायत जारी कर दी हैं। याद रहे कि वफाकी हुकूमत ने बिजली की तकसीम कार कंपनीज रिस्कोस के निचकारी का अमल शुरू कर दिया है। पहले मरहले में आइस्को, फेस्को और गैपको की निचकारी होनी चाहिए, जिसके बाद NTDC और सरकारी बिजली पैदावारी कंपनीज की निचकारी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को खदशा है कि डिस्कोस की निचकारी के अमल के दौरान कंपनीज के मुलाजमीन एहतजाज के लिए निकल सकते हैं और यूनियन की सरगर्मियाँ तेज़ हो सकती हैं। इसलिए वफाकी हुकूमत ने 6 माह के लिए तमाम पावर सेक्टर्स के इदारों पर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज किया है। लाजमी सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बानी PTI की वज़ीर आला की हिमायत के बाद नाराज़ रहनुमाओं ने खामोशी इख्तियार कर ली है। शकील खान की काबीना से बरतरफी पर वज़ीर आला के खिलाफ आतिफ खान, जुनेद अकबर ने बयान दिया था। काबीना से बरतरफी पर शकील खान ने भी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बयान दिए थे। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुतालिका रहनुमाओं के खिलाफ बानी PTI को शिकायत भी मौसूल हुई थी। बानी PTI ने आतिफ खान, जुनेद अकबर, शकील खान को बयान देने से मना किया था। बरतरफ वज़ीर शकील खान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि साबिक सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आला KP के खिलाफ बयान देने से मना किया है।
पार्टी पर मुश्किल वक्त है, इसलिए इस वक्त तमाम इख्तलाफात बालाए ताक रख रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का कहना है कि वो जमहूरियत के आलमी दिन के मौके पर दुनिया भर के जमहूरियत पसंद लोगों को मुबारकबाद पेश करती हैं। शेरी रहमान ने मजीद कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत चाहते थे। उनके विजन के मुताबिक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 का आइन देकर मुल्क में जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम किया। शेरी रहमान का कहना था कि पाकिस्तान के जमहूरी सफ़र में पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ और कोशिशें काबिल कदर हैं। पीपल्स पार्टी ने जमहूरी उसूलों, कानून की हुक्मरानी और समाजी इंसाफ के फ़रोग में कलीदी किरदार अदा किया है। हमारा पुख्ता यकीन है कि जमहूरियत ही पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद है।